नमस्कार। और ये डेटा क्या कहता है में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कुछ प्रधानमंत्रियों की। हम देखेंगे ये लोग, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा और इन्होंने देश के नज़रिए से हमारे देश के लिए क्या काम किया। मैंने 6 प्रधानमंत्री चुने हैं, पहले लिस्ट देखिए। सबसे पहले मोरारजी देसाई, ये चीफ मिनिस्टर रहे थे बॉम्बे स्टेट के, जो कि अनडिवाइडेड थी उस वक्त। फिर ये प्रधानमंत्री भी रहे। ये पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। इससे पहले वो नेहरू की कैबिनेट और इंदिरा गांधी की कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे। दूसरे हैं चरण सिंह। ये उत्तर प्रदेश में 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उसके बाद प्रधानमंत्री रहे। ये एक अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी पार्लियामेंट फेस नहीं कर पाए थे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था और इनकी सरकार गिर गई थी। और तीसरे नंबर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। उसके बाद राजीव गांधी के हारने के बाद इन्होंने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनाई बीजेपी के साथ मिलकर। ये उसमें प्रधानमंत्री बने। चौथे नंबर पर मैंने सेलेक्ट किया है पीवी नरसिम्हा राव। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे 1971-73 के दौरान। उसके बाद एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को इन्होंने लीड किया और प्रधानमंत्री रहे 1991 से 1996 तक। ये साउथ से पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के बने थे। पांचवें नंबर पर एच डी देवेगौड़ा, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके थे कर्नाटक के और बाद में कुछ दिनों के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में। और अंत में छठे स्थान पर नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2001 से 2014 तक और अब पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैंने ये 6 नाम क्यों लिए हैं। वो इसलिए है कि ये 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि राज्य में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आज देखेंगे कि क्या ऐसे लोग जो राज्य में भी काम कर चुके हैं और फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या वो बाकियों से बेहतर काम कर पाते हैं या नहीं। हालांकि राजनीति में पढ़ाई लिखाई का कोई माने नहीं होता है और क्वालिफिकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, फिर भी इन प्रधानमंत्रियों के एक बार आप क्वालिफिकेशंस पर नज़र डाल लीजिए। मोरारजी देसाई विल्सन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, वहाँ से ग्रेजुएट थे और फिर ये सिविल सर्विसेज गुजरात में इन्होंने काम किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि चरण सिंह एक लॉयर थे, उनके पास एलएलबी की डिग्री थी आगरा यूनिवर्सिटी से और उसके बाद उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी हासिल की। वीपी सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी थे और पुणे यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस। पीवी नरसिम्हा राव उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए किया और फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एलएलएम। देवेगौड़ा सब लोग जानते हैं, वो पॉलिटिक्स में आने से पहले सिविल इंजीनियर थे, उनके पास डिप्लोमा था। और नरेंद्र मोदी, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है और गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के दूसरे चीफ मिनिस्टर थे। करीब 4.5 साल तक इनका कार्यकाल रहा। उन दिनों वहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर काफ़ी झगड़े होते गए और एक बार जब गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गए, वो सेंटर में चले गए और नेहरू जी के साथ काम करने लगे। वहाँ पर वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए। नेहरू जी के बाद वो इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया, जहाँ पे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, बाद में वो होम मिनिस्टर भी रहे और इमरजेंसी के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद वो देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। उनको 1991 में भारत रत्न और 1990 में निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। मोरारजी देसाई एक ट्रू गांधीयन माने जाते हैं। वो एक अच्छे ऑरेटर थे, अच्छी स्पीचेस देते थे और बहुत ही स्ट्रांग विल्ड पर्सनालिटी थे।
बतौर एक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए थे। सबसे पहला तो ये था कि उन्होंने इमरजेंसी को फॉर्मली ख़त्म किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला के, जो कि 44th अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आज बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि उन्होंने भी एक डिमोनेटाइजेशन किया था 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का। उन दिनों ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत ही अधिक था। ऐसा कहा जाता है कि 1000 रुपए में उन दिनों साउथ बॉम्बे में 5 स्क्वायर फुट ज़मीन आ जाती थी। सारे ट्रांजैक्शन ज़मीन और मकानों के कैश में ही होते थे। तो ये एक डिमोनेटाइजेशन उन्होंने किया, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मोदी जी ने किया कि उसी दिन शाम से ये नोट चलना बंद हो गए और अगले दिन गवर्नमेंट के ट्रेजरी दफ्तर भी बंद रहे। ये बात और है कि उस डिमोनेटाइजेशन का भी कोई खास असर नहीं हुआ, ब्लैक मनी जैसे का तैसा चलता रहा। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में ही जिमी कार्टर भारत आए थे। यूएस की उन दिनों ये कोशिश थी कि वो किसी तरह भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में घुस जाएं। इसलिए उन्होंने हैवी वाटर ऑफर किया था हिंदुस्तान को। मोरारजी देसाई ने इस पहल को ठुकरा दिया था और ये बोला था कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमें यूएस की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने फॉरेन रिलेशंस पर बहुत काम किया था। हमारे संबंध चाइना, रशिया, यूएस और पाकिस्तान सबसे सुधरने लगे थे। मोरारजी देसाई का एक्सपीरियंस इतना वाइड था। वो चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे। उन्हें नेहरू जी के साथ काम किया, लाल बहादुर शास्त्री के साथ काम किया, इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया। तो वो 2.5 साल में ही अपनी छाप छोड़ के चले गए। चरण सिंह मोरारजी देसाई के बिल्कुल विपरीत थे। हालांकि वो एक किसान नेता बहुत अरसे से रहे थे। चरण सिंह बहुत लंबे समय तक एमएलए रहे यूनाइटेड प्रोविंसेस की असेंबली में, लगभग 30 वर्षों तक। उसके बाद ये 2 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तर प्रदेश के, पहली बार 11 महीने के लिए, दूसरी बार 7 महीने के लिए। जब जनता पार्टी की सरकार बनी सेंटर में, उसमें ये जुड़ गए और मोरारजी देसाई ने इनको होम मिनिस्टर बनाया। लेकिन इनके संबंध मोरारजी देसाई से बिगड़ गए और इन्होंने समर्थन वापस लिया, इसलिए वो सरकार गिर गई। कोशिश ये थी कि ये खुद प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया इनसे। और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी पार्लियामेंट जिन्होंने फेस नहीं किया। चरण सिंह का कार्यकाल इतना छोटा था कि इन्होंने नेशनल लेवल पर कोई काम ये नहीं कर पाए। तीसरे नंबर पर हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये राज बहादुर थे मांडा के। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक बहुत ही एबल और स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जाने जाते हैं। वो लंबे समय तक कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मिनिस्टर रहे कॉमर्स और इंडस्ट्री के। उसके बाद जब इंदिरा गांधी वापस आई इमरजेंसी के बाद जीत के, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनाए गए। यहाँ पर इन्होंने खुद ही डिज़ाइन कर दिया एक किसी इश्यू पर, लेकिन वहाँ पर डेकोइटी ख़त्म करने का श्रेय इनको ही जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद राजीव गांधी के साथ ये जुड़ गए, वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर रहे और बाद में डिफेंस मिनिस्टर रहे। और यहीं पर कुछ अनबन हो गई थी, उनकी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे इंडस्ट्री नाराज़ होने लगी और राजीव गांधी ने इनको हटा दिया। उसके बाद ये राजीव गांधी से इनका फॉल आउट हो गया। इन्होंने जनता दल बनाया, इलेक्शन लड़ा और राजीव गांधी हार गए थे और ये फिर जनता दल के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन केवल 11 महीने ही प्राइम मिनिस्टर रह पाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 2 चीज़ें की थी। पहली तो ये कि मंडल कमीशन रिपोर्ट इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। वो मंडल कमीशन जो कि जिनकी रिपोर्ट पिछले
9-10 सालों से कोल्ड स्टोरेज में थी और कोई खास उस बारे में मांग नहीं चल रही थी, सडनली इन्होंने वो पार्लियामेंट में टेबल कर दिया और ओबीसी को, बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जो बैकवर्ड कास्ट थी नॉर्थ इंडिया में, उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का साथ नहीं दिया। दूसरा, ये लॉक स्टॉक एंड बैरल राजीव गांधी के पीछे पड़ गए थे। दोबारा से बफोर्स का इश्यू सुर्खियों में आने लगा था। इन्होंने राजीव गांधी की जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की जो सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई थी, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी थी। इससे कांग्रेस काफ़ी नाराज़ हुई थी, क्योंकि बाद में ये माना जाता है कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई, उसका एक ये भी कारण था कि उनके पास एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं थी। चौथे नंबर पर हैं पीवी नरसिम्हा राव। मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड प्रधानमंत्री हैं भारत के। 20 साल स्टेट पॉलिटिक्स में रहने के बाद और आंध्र प्रदेश के चौथे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये सेंट्रल पॉलिटिक्स में आए थे। 1980 के बाद शायद ही कोई ऐसा मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो है जो नरसिम्हा राव ने नहीं पूरा किया। इंदिरा गांधी की मिनिस्ट्री में ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे, उसके बाद होम मिनिस्टर रहे। राजीव गांधी की मिनिस्ट्री में डिफेंस, होम और एक्सटर्नल अफेयर्स में रहे। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उस समय नरसिम्हा राव देश के गृह मंत्री थे। 1991 में ये देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। ऐसा माना जाता है नरसिम्हा राव एक अनसंग प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, जिन्होंने भारत की इकोनॉमिक डेस्टिनी बदल दी थी। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और उन्होंने इकोनॉमी को ओपन किया था। इसके अलावा जो कई लोग नहीं जानते होंगे, लाइसेंस राज नरसिम्हा राव ने ख़त्म किया था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 इसको ख़त्म कर दिया गया था और ये एक सबसे बड़ा रिफॉर्म उस पीरियड का था। लाइसेंस राज गया तो इंस्पेक्टर राज भी एक तरह से चला गया। इसके अलावा स्कूलों में मिड डे मील और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे आज हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसकी नींव भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ही रखी थी। पंजाब में मिलिटेंसी ख़त्म करने का और जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलसी लाने का श्रेय भी नरसिम्हा राव को दिया जाता है। इसके अलावा इन्हीं के कार्यकाल में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, इसलिए दोबारा से इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने पड़े थे। उधर बाबरी मस्जिद भी इन्हीं के कार्यकाल में गिराई गई थी। उसके बाद जो दंगे फसाद हुए, उसका रिपरकशन कई सालों तक बना रहा था। नरसिम्हा राव सरकार एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। इस सरकार को बचाने के लिए ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जेएमएम एक पार्टी को पैसे दिए थे, जिसको जेएमएम ब्राइबरी केस के नाम से जाना जाता है। कार्यकाल के अंतिम दिनों में इन पर करप्शन चार्जेस लगे थे और एक लंबे लीगल बैटल के बाद इनको बरी कर दिया गया था। हालांकि इस सब में कांग्रेस पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया था। इनके अथॉरिटेरियन स्टाइल की वजह से कई कांग्रेस लीडर्स, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, ममता बनर्जी, जी.के. मूपनार और पी. चिदम्बरम कांग्रेस छोड़कर भी चले गए थे। 5वें स्थान पर हैं एच.डी. देवेगौड़ा। सही माने तो एच.डी. देवेगौड़ा ही एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि मनमोहन सिंह अपने को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर बने, शायद उस दिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देवेगौड़ा लंबे समय तक स्टेट पॉलिटिक्स में रहे, कर्नाटक के 14वें चीफ मिनिस्टर भी बने, भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने केवल 10 महीने के लिए। प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद वो एक लंबे काल के लिए, करीब 18 साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लेकिन उनका दिल हमेशा कर्नाटक की पॉलिटिक्स में ही उससे ही जुड़ा रहा। एच.डी. देवेगौड़ा का कार्यकाल इतना छोटा था कि कोई भी सिग्निफिकेंट कार्य वो नहीं कर पाए।
और अंत में देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल का ग्राफ। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा कि ये बाकी लोगों से ये ग्राफ बिल्कुल ही भिन्न है। नरेंद्र मोदी जी 12 साल 7 महीने तक गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद ये देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। पिछले 8 साल से ये प्रधानमंत्री हैं। ये ग्राफ मैंने दिखाया है 2024 तक का। खास बात नोट करने वाली ये है कि ये ना तो एमएलए रहे, ना स्टेट में मिनिस्टर रहे, ना एमपी रहे, ना सेंटर में कोई मिनिस्टर रहे। ये सीधे या तो चीफ मिनिस्टर बने या प्राइम मिनिस्टर बने। और ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना ही शायद आने वाले सालों में भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि सीधे प्रधानमंत्री बना या सीधे चीफ मिनिस्टर बना। कोई भी बड़ा पद हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या इंडस्ट्री में हो, वहां तक पहुंचने के लिए एक तरह की ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है। इंडस्ट्री में तो ये खास करके ये बात होती है कि अगर कोई होनहार व्यक्ति है तो उसको हर जगह थोड़े थोड़े दिन काम करने को भेजा जाता है, जिससे वो कार्य समझ ले। और चाहे आप उसको फास्ट ट्रैक पर प्रमोशन दे दो, लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस और नॉलेज उसको गेन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के केस में ऐसा नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस देश के लिए कैसी रही होगी? मोदी सरकार के 20 इम्पोर्टेंट की डिसीजंस या एक्शंस मैंने कंपाइल किए हैं। ये मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो की डिसीजंस हैं या एक्शंस हैं, इनका अफेक्ट या सक्सेस पूरी तरह क्यों नहीं हुआ? क्या ये दर्शाता है कि कहीं पे एक एक्सपीरियंस डेफिसिट रहा है? यानी कि प्रधानमंत्री क्योंकि वो सब जगह काम करके नहीं आए, तो हो सकता है कि उनको कहीं पे मिसगाइड किया हो या उनको पूरी तरह ये पता नहीं हो। अगली स्लाइड के बाद मैं आज का एपिसोड ख़त्म करूँगा। मोदी सरकार के ये 20 की डिसीजंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। कितना ये सक्सेसफुल रहे या कितना फेलियर रहे, ये आप लोग जज करिएगा। मैं एक दो के ऊपर कुछ टिप्पणी करूंगा। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज। अभी एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या हम रुक सकते थे जब मार्केट कंडीशन बेहतर होती? कितने लोगों का पैसा डूब चुका है। फार्म लॉस, हम 1 साल तक लड़ते रहे फार्मर से और बाद में वो लॉज वापस ले लिए। सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया पर कंट्रोल किस तरह से बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया और वहाँ के लोकल कॉन्स्टिट्यूशन को भी ख़त्म किया गया, जो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन 3 साल से वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ पर वैसे का वैसा ही वो स्टेट की हालत बनी हुई है। कोविड के साथ जैसे हमारी सरकार लड़ी थी, कुछ अच्छी बातें थी, कुछ और बेहतर हो सकती थी। जीएसटी एक अच्छा टैक्स, एक अच्छा आइडिया है। इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर गड़बड़ा गया। हम फिर से 4 5 6 स्लैब्स की बातें करने लगे हैं। पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं आया गया है। डिमोनेटाइजेशन 500 1000 रुपए का नोट किया गया था। उसके बाद इकोनॉमी बिल्कुल नीचे चली गई और आज सरकार इस बारे में कोई बात नहीं करती है। सबसे अच्छा इनिशिएटिव मोदी सरकार का रहा है इनिशिएशन ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, इससे बहुत ही सुविधा लोगों को मिली है। चाइनीज इनकर्शंस, हैंडलिंग ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, ये सारे पॉइंट्स डिबेटेबल हैं। तो क्या वो व्यक्ति जो एक मुख्यमंत्री रह चुका है वो एक अच्छा प्रधानमंत्री बनता है? इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो मुख्यमंत्री बना रह चुका है तो उसके साथ उसको एमएलए भी रहना चाहिए। सेंटर में प्रधानमंत्री बनने से पहले उसको एमपी रहना चाहिए, मिनिस्ट्रीज देखनी चाहिए,
तरह तरह की मिनिस्ट्रीज, विभाग देखने चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री बनने से पहले एक वाइड एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया जिस भी चैनल पर आप देख रहे हो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।